आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और समस्त हमारे बड़े अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता साथियों का जो एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एमपी एडीपीओ सिलेबस में 32 सब्जेक्ट है जिसमें से आर्म्स एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके ऊपर हमने इसके पहले भी एक पार्ट अपलोड किया है। यह सेकंड वीडियो है जिसमें 162 लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अगर आपको एमपी एडीपीओ की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है और वही हमारा कॉलिंग नंबर है। आप हमसे बात भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो अगर कोई आपको डाउट है एमपी एडीपीओ को लेकर आपके मन में। और अगर आपको कोचिंग की तैयारी करने हैं तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से भी हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमपी एडीपीओ में पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा गया था आर्म्स एक्ट 1959 का उद्देश्य क्या है। आर्म्स एक्ट 1959 का उद्देश्य है आर्म्स और गोला बारूद से संबंधित विधि को समेकन और संशोधन करना। यही आर्म्स एक्ट का उद्देश्य था। 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ। इसमें 6 चैप्टर है और 46 धाराएं हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा, आर्म्स एक्ट किस तारीख को लागू हुआ। 1 अक्टूबर 1962। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, आर्म्स अधिनियम 1959 के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, आर्म्स अधिनियम कहाँ लागू होता है। आर्म्स अधिनियम है जो संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। पांचवा, निम्न में से कौन सा कथन आर्म्स एक्ट 1959 के संबंध में सही है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए इसका कौन सा सही है। जब आप कमेंट करो तो 5 का ए, बी, सी इस प्रकार बताना जिससे हम देख सकें कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। छठवां, आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत शब्द दिया गया है, यानी कि कौन सा गलत है। ए ऑप्शन, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का था उसे निरसित करता है। बिल्कुल 1959 का आर्म्स एक्ट आ गया तो इसके पहले जो आर्म्स एक्ट था उसे निरसित कर दिया गया। सही है, लेकिन यहाँ पर आपको गलत बताना है। बी, लागू नहीं होता। आर्म्स या गोला बारूद को जो किसी समुद्रगामी जलयान के फलक पर है, ये भी सही है। सी, किसी की नाल को छोटी करने पर दंडित करता है, ये भी सही है, धारा 6 में बताया गया है। डी ऑप्शन, इस एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय होंगे। यह असत्य है। संज्ञेय नहीं होते, असंज्ञेय नहीं होते, संज्ञेय होते हैं प्रत्येक अपराध और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। सातवां, आर्म्स एक्ट 1959 किस तारीख को प्रभाव में आया। आर्म्स एक्ट हमने आपको बता चुके हैं 1 अक्टूबर 1962 को प्रभाव में आया था, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है 1962। 1 अक्टूबर 1960 है, यहाँ पर गलती है, 1962 होना चाहिए था।
जब आपने आर्म्स एक्ट या किसी भी एक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आप जब ओटी लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत है। यहां पर सुधार लीजिए, 1962 कर लीजिए। 8वां, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत अर्जन यानी कि एक्विजिशन का क्या अर्थ है? अर्जन शब्द को 2A में परिभाषित किया गया है, यानी कि भाड़े पर लेना या किसी से उधार लेना हथियार। बी, दान के रूप में भी हो सकता है, क्रय द्वारा प्राप्त करना भी हो सकता है। इसका जो ए और बी है दोनों सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। क्रय का मतलब होता है किसी को खरीदना, क्रय द्वारा प्राप्त करना। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आता? गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं शब्द है यहाँ पर। फायरआर्म गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आता है, अग्नायुद्ध आर्म्स की श्रेणी में आता है, अग्नायुद्ध। 10वां, आर्म्स एक्ट 1959 गोला बारूद को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत गोला, रॉकेट बम, पलीते और घर्षण नलियां। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह तीनों सही है जो गोला बारूद के अंतर्गत परिभाषित है, और गोला बारूद की परिभाषा 21B में दी गई है। 11वां, आर्म्स एक्ट की धारा 2B में परिभाषित शब्द गोला बारूद में शामिल है। गोला बारूद में हथगोला, टोपे, पिस्तौल, यह तीनों शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका। 12वां, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गोला बारूद की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है? गोला बारूद की परिभाषा में फायरआर्म को शामिल नहीं किया गया है, अग्नायुद्ध को, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 13, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत निम्न में क्या गोला बारूद नहीं है? गोला बारूद नहीं है, फायरआर्म, इसका डी ऑप्शन सही है। 14, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य शब्द पूछा गया है। गोला बारूद से किसी अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ए ऑप्शन टारपीडो को काम में लाने और अंत समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तु जो आती हैं, लेकिन यहाँ पर असत्य दिया गया है। पलीते और घर्षण नलिकाएं भी है। गोला बारूद के संगठक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी। डी, अग्नायुद्ध के नष्ट करने के साधन एवं उपसाधन नहीं है, जो असत्य है, गलत है इसका डी ऑप्शन। 15, आयुद्ध से अभिप्रेत है, यानी कि आर्म्स से क्या अभिप्रेत है? केवल घरेलू उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तुएं? बिल्कुल नहीं है, छूट दी गई है आर्म्स को। किसी उपयोग? बिल्कुल नहीं है। शस्त्र, खिलौने के उपयोग? बिल्कुल नहीं है। आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी वर्णन की वस्तु, इसका डी ऑप्शन सही है। 16, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 2C में आर्म्स से तात्पर्य है आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे लाठी डंडा, बिल्कुल गलत है। बी और सी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17, आर्म्स एक्ट के तहत दी गई आर्म्स की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 2C में आर्म्स की परिभाषा दी गई है।
उसमें फायरआर्म शामिल है, लेकिन गोला बारूद में फायरआर्म शामिल नहीं है। आर्म्स में तो है शामिल, इसको आप ध्यान रखिए। ए ऑप्शन इसका सही है। 18 आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत आयुध शब्द से सम्मिलित नहीं है, लाठी शामिल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 19 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जिला मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है, पुलिस आयुक्त या उप पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है, इसका डी ऑप्शन सही है। 20 आर्म्स एक्ट के अधीन मजिस्ट्रेट से आशय क्या होता है? आर्म्स एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट का आशय है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन सही है इसका। 21 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत फायरआर्मों को परिभाषित किया गया है। फायरआर्म को परिभाषित किया गया है 21 रा, इसका ऑप्शन इंग्लिश में आप कमेंट करके बताइए क्या होता है। 21E फायरआर्म से अभिप्रेत है कोई ऐसा प्रक्षेप जिससे ऊर्जा निकलती है, प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित कोई भी शस्त्र, कोई विस्फोटक शस्त्र, डी उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही है। 23 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य छांटना है। अग्ना आयुध से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई भी प्रक्षेप जिससे ऊर्जा निकलती है। बी प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित कोई शस्त्र, घरेलू या किसी उपयोग के लिए, ये गलत है। सी ऑप्शन जो नहीं आते हैं आर्म्स के अंतर्गत, फायरआर्म में इन्हें छूट दी गई है। 24 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच या सांधित निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब फायरआर्म के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। 25 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 2 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पकड़ना है, कुछ लोग इसको छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। अग्ना युद्ध के अंतर्गत ग्रेनेड भी आते हैं, ग्रेनेड नहीं आते हैं फायरआर्म में, जो गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 26 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 आर्म्स एक्ट की धारा 2FF के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी, बी ऑप्शन सही है इसका। 28 आर्म्स एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लाइसेंस का अनुदान या नवीनीकरण करने के लिए सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। लाइसेंस कौन जारी करता है बंदूक का? अनुज्ञापन प्राधिकारी, इसका डी ऑप्शन सही है। धारा 13 में लाइसेंस दिया जाता है, धारा 14 में इनकार किया जाता है, धारा 15 में नवीनीकरण किया जाता है। 29 आर्म्स एक्ट 1959 की किस धारा में प्रतिबंधित गोला बारूद 2H में परिभाषित है? सी ऑप्शन हो जाएगा। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आती है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आती है।
ऐसी वस्तुएं जिन्हें आम बोलचाल में जनता द्वारा प्रतिसिद्ध गोला बारूद घोषित किया गया है। आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा गोला बारूद के अंतर्गत क्या नहीं आता है। इसलिए 32 एक्ट को हम रट नहीं सकते, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ता है कुछ लोगों से, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। कहाँ तक रटोगे अगर, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाइए तभी सिलेक्शन हो पाएगा आज के समय में। 31 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रतिसिद्ध आर्म्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रतिसिद्ध आर्म्स के अंतर्गत वायुयान नहीं आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 32 निम्न में से कौन सा प्रतिसिद्ध आर्म्स की श्रेणी में नहीं आता है? प्रतिसिद्ध आर्म्स की श्रेणी में ग्रेनेड और वायुयान। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 33 लोक सेवक का वही अर्थ है जो आईपीसी 21 में था और बीएनएस 228 में है। 34 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आग्नेयायुध और गोला बारूद के अर्जन और पोजीशन के लिए लाइसेंस का प्रावधान करता है? एक्विजिशन और पोजीशन यानी कि एपी के लिए लाइसेंस का प्रावधान करती है धारा 3 और धारा 4 स्पेसिफाई यानी कि बी निर्दिष्ट एक्विजिशन और पोजीशन के लिए बात करती है। 35 आर्म्स एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गोला बारूद को बिना लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है? बिना लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है बिना लाइसेंस के रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है धारा 3 में। एक्विजिशन और पोजीशन में आप रखते हो धारा 3 में, उसी के ऊपर रोक लगाई गई है धारा 3 में। 36 कोई व्यक्ति एक साथ कितने आर्म्स अपने कब्जे में रख सकता है? दो हथियार ही कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 37 एक बार में एक व्यक्ति द्वारा आग्नेयायुध शस्त्र से जाने की अधिकतम संख्या 2 है, इसका बी ऑप्शन सही है। 38 क्या यह कहना सही है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं लाइसेंसधारी नहीं है आर्म्स एक्ट 1959 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक की उपस्थिति में तथा उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए लेकर वहन करेगा? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। 39 ए अपने मालिक बी के साथ एक पिस्तौल जिसका मालिक बी है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जाता है, उस समय ए और पिस्तौल अपने साथ लेकर चलता है, हालांकि उसके पास किसी फायरआर्म को रखने की लाइसेंस नहीं है। क्या ए ने आर्म्स एक्ट 1959 के अधीन अपराध किया है? इसे समझिए, हम आपके मालिक हैं, हमारे पास लाइसेंस है बंदूक का, आप हमारे नौकर हो, हम आपको दे देते हैं अपनी बंदूक, जब कहीं जाते हैं उसको रिपेयर कराने के लिए, उसका नवीनीकरण करवाने के लिए आप लेकर चलते हो हमारे आगे आगे, तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उपस्थिति में ही आप हमारे साथ चल रहे हो, इसलिए यह अपराध नहीं है धारा 3 के अनुसार। डी ऑप्शन सही है। 40 क्या विस्फोटक पदार्थ का किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिपत्य आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत
प्रतिबंधित है। यदि किसी के पास उक्त अधिनियम के अंतर्गत और उसी पदार्थ हेतु वैध लाइसेंस हो तभी प्रतिबंधित है। बी ऑप्शन। 41 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति 3 से अधिक फायरआर्म अर्जित कर सकेगा या अपने कब्जे में रख सकेगा। फायरआर्म को डीलर हो, केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्त राइफल क्लब हो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइफल क्लब हो। इसका सी ऑप्शन ही गलत है क्योंकि इसमें आपको असत्य बताना था। सी हो जाएगा इसका। 42 निम्नांकित में से कौन किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों के कारण लोकहित को ध्यान में रखते हुए फायरआर्म से भिन्न आयुधों का भी अर्जन पोजीशन वहन के लिए अनुज्ञा आवश्यक बना सकती है? केंद्र सरकार। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा 8 इंच वाले लंबे फल वाले तेज धार के चाकू का अधिपत्य आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत अपराध है? हाँ, यह अपराध है यदि सरकार ने ऐसा विज्ञप्ति किया हुआ है और उस व्यक्ति के पास उसके लिए आर्म्स एक्ट के अधीन कोई वैध लाइसेंस नहीं है, तो यह एक प्रकार का अपराध है। ये ऑप्शन सही है। 44 ये किसी सार्वजनिक क्षेत्र में 9 इंच लंबे वाला फल तेज धार वाला चाकू लेकर घूमता है। ए द्वारा ऐसा चाकू अपने कब्जे में रखना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध है? यदि हाँ तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन। हाँ, यदि ये सार्वजनिक स्थान पर ऐसे चाकू के साथ पाया जाता है। बी। हाँ, यदि ये किसी अपराध की तैयारी में ऐसे चाकू के साथ पकड़ा जाता है। हाँ, यदि ये गजट अधिनियम में वर्णित धारदार फल की लंबाई से अधिक धारदार हथियार अपने पास रखता है और उसके पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं है, तो वह एक प्रकार का अपराध माना जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के अंतर्गत आर्म्स और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए लाइसेंस का प्रावधान किया गया है? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल यानी कि एमएस की बात करता है। इसे धारा 5 में बताया गया है और धारा 3 में एपी के बारे में बताया गया है, एक्विजिशन और पोजीशन। और धारा 6 में अगर कोई हथियार है, बंदूक है, आप उसकी नाल को छोटा या बड़ा करते हो तो यह एक अपराध है। धारा 6 में इस बारे में बताया गया है। 46 आर्म्स और गोला बारूद के विक्रय और अंतरण हेतु सेल और ट्रांसफर हेतु अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को लिखित सूचना के उपरांत कितने समय के अवसान पर अंतरण वैध होगा? 45 दिन। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 यदि कोई आर्म्स का धारक फायरआर्म का धारक किसी अन्य व्यक्ति को जो उसे लेने के लिए अधिकृत हो हस्तांतरण करना चाहता है, जिला मजिस्ट्रेट भार साधक अधिकारी को पूर्व सूचना देने के पश्चात ऐसा कर सकता है, परंतु उस सूचना के समय व्यतीत होने के पश्चात 45 दिन के बाद ऐसा कर सकता है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। 48 कोई भी ऐसी चीज जो अग्नायुध जैसी प्रतीत हो, भले ही वह कोई छर्रा हो, गोली
या अन्य अस्त्र छोड़ने योग्य हो या ना हो, उसे हम प्रतिसिद्ध अग्नायुध या नकली अग्नायुध के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 49 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत नकली आर्म्स को परिभाषित किया गया है? नकली आर्म्स को परिभाषित किया गया है धारा 6 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 50 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आर्म्स प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद 2H और 2I के अर्जन, एक्विजिशन, पोजीशन में रखने तथा उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध किया गया है? धारा 7 इस बारे में प्रावधान करती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 51 कोई भी व्यक्ति कोई प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को तब तक ना तो अर्जित करेगा, यानी कि अपने स्वयं के कब्जे में लेगा, ना कब्जे में रखेगा, ना धारण करेगा, ना उसका विनिर्माण एवं ना ही विक्रय करेगा, जब तक कि वह इस निमित्त विशेषता प्राधिकृत ना किया गया हो, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ना किया गया हो, तब तक कोई व्यक्ति कोई हथियार अपने कब्जे में नहीं रखेगा, ना उसका सेल करेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। डी ऑप्शन सही है इसका। 52 किसी प्रतिबंधित आर्म्स या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को अर्जित करने, कब्जे में रखने या धारण करने हेतु किससे विशेष प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है? विशेष प्राधिकार प्राप्त करना केंद्र सरकार से जरूरी है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 53 यदि किसी व्यक्ति के पास इस एक्ट के प्रारंभ होने पर कोई ऐसा फायरआर्म है जिसमें विनिर्माता का नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित या अन्य दर्शित नहीं है, जो धारा 8 के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि इस एक्ट के प्रारंभ से अवधि का अवसान ना हो जाए 1 वर्ष। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत तरुण, यानी कि धारा 9, आपको ऐसे पकड़ना है, तरुण यानी कि तरुण, धारा 9 में 55 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 9 के अंतर्गत तरुण व्यक्ति कौन है जिसने अभी 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो? वह तरुण व्यक्ति है। डी ऑप्शन सही होगा। 56 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 9 के द्वारा उन व्यक्तियों के लिए फायरआर्म का अधिग्रहण या धारण निषिद्ध है जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 57 निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कोई भी व्यक्ति कोई फायरआर्म या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और ना वहन करेगा, जिसे सीआरपीसी 1973 के अध्याय 8 के अधीन परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। अब बीएनएसएस का अध्याय 9 हो चुका है, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। 58
गलत कथन चुनिए। कोई भी व्यक्ति कोई फायरआर्म या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और ना वहन करेगा। गलत छांटना है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, यही गलत है। 21 वर्ष है, पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो आप बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टिक लगाइए और आगे बढ़िए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 59, कौन व्यक्ति अपने पास पिस्तौल या बंदूक नहीं रख सकता? जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिसे सजा हो चुकी है और जिसने सद्भाव बॉन्ड भरा है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। 60, कोई व्यक्ति फायरआर्म अर्जित नहीं कर सकता। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। बंद पत्र भर दिया, 21 वर्ष पूरा नहीं किया, सजा हुई है। 61, फायरआर्म शस्त्र प्राप्त करने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। 62, ए नामक व्यक्ति जो हिंसा या नैतिक औचार के अपराध के लिए दोषित किया गया, तो वह उस दंडादेश के अवसान के पश्चात आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कितनी कालावधि के दौरान कोई फायरआर्म या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, ना वहन करेगा? 5 वर्ष। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63, कोई भी व्यक्ति जिसे बीएनएसएस चैप्टर 9 के अधीन परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, तो वह कब तक कोई फायरआर्म या गोला बारूद अपने कब्जे में नहीं रखेगा? उस बंद पत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 64, कोई भी व्यक्ति किसी फायरआर्म या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा और ना ही किसी फायरआर्म या गोला बारूद का संपरिवर्तन, मरम्मत, उसकी परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जो उपरोक्त दोनों स्थितियां हैं। ए अग्नायुद्ध को रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रतिसिद्ध है और प्रासंगिक समय पर विक्रयचित है। यह दोनों हैं, उसे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा बंदूक का। 65, आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आर्म्स आदि के आयात निर्यात के लिए लाइसेंस का प्रावधान है? धारा 10 में आयात निर्यात के लिए लाइसेंस का प्रावधान है, धारा 11 में प्रतिषेध है, धारा 12 में परिवहन के लिए प्रतिषेध है और धारा 9 में आप लोग कमेंट कीजिए क्या है। 66, आर्म्स के आयात और निर्यात के लिए आर्म्स एक्ट की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस अनिवार्य है? आर्म्स एक्ट की धारा आयात निर्यात के लिए धारा 10 के अंतर्गत लाइसेंस जरूरी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67, आर्म्स एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत पर्यटक शब्द जो 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत आए, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्टीकरण में दिया गया है धारा 10 की। 68, पर्यटक शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक ना होते हुए आमोद प्रमोद दृश्य दर्शन या केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए अधिवेशन में या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकायों में प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने के भिन्न उद्देश्य न रखते हुए निम्नांकित में से कितनी काल अवधि के लिए भारत में आता है? 6 महीना। सी ऑप्शन हो जाएगा।
69 आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत किस धारा में केंद्र सरकार आर्म्स का आयात निर्यात प्रतिषिद्ध कर सकती है? धारा 11 में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 70 निम्नांकित में से कौन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गों और वर्णनों में आर्म्स और गोला बारूद को जैसे नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाए भारत के अंदर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेगा? केंद्र सरकार प्रतिषेध करेगी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत आर्म्सों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति का प्रावधान है? इसे धारा 12 में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 72 आर्म्स या गोला बारूद का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। डी ऑप्शन सही है इसका। 73 आर्म्स का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंसों के अनुदान का प्रावधान धारा 13 में बताया गया है और धारा 14 में इनकार करते हैं, धारा 15 में रिन्यूअल करते हैं, धारा 16 में आप लोग बताइए क्या है? 75 आर्म्स एक्ट 1959 के चैप्टर 2 के अधीन लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन किसको दिया जाएगा? अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाता है आवेदन बंदूक के लिए, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से विहित समय के भीतर रिपोर्ट तलब करेगा, परंतु जहां निकटतम पुलिस थाने का भार साधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां पर अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस या तो निरस्त कर सकता है या जारी कर सकता है। इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, हमने बता दिया है आपको समझा के, लेकिन इंतजार नहीं करेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी या फिर उसे दोबारा आवेदन करेगा अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसा नहीं करेगा, या तो लाइसेंस दे देगा या निरस्त कर देगा। इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा सही है। 77 निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए जहां अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को लाइसेंस देने से पूर्व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी, परंतु थाने ने निश्चित समय में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। इसको देख लेते हैं। ए ऑप्शन लाइसेंस का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा, बिल्कुल निरस्त नहीं करेगा अनुज्ञापन प्राधिकारी। ऐसा नहीं है पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करे, नहीं भैया, रिपोर्ट आई तो मत आने दो, अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस जारी करेगा। बी ऑप्शन पुनः रिपोर्ट बुलाने हेतु लिखेगा, पुनः रिपोर्ट भी नहीं मंगाएगा, विहित समय उपरांत बिना पुलिस रिपोर्ट के ही लाइसेंस दे दी जाएगी। बिल्कुल सही है इसका सी ऑप्शन। 78 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी विहित समय में लाइसेंस आवेदन की जांच रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को नहीं सौंपता है तो वह बिना प्रतीक्षा के लाइसेंस या तो दे देगा या इनकार कर देगा। बी ऑप्शन सही है।
इसका आंसर आप लोग बताइए 79 का। पढ़ लीजिए और कमेंट में बताइए 79 का कौन सा सही है। 80, अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस के अनुदत्त करने से वहाँ इनकार नहीं करेगा जहाँ कि ऐसे लाइसेंस उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है। जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है, जो बंदूक का लाइसेंस देता है, वह इनकार नहीं कर सकता कि आपके पास संपत्ति नहीं है। यह इनकार करने का कारण नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 81, जहां की अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लाइसेंस देने से इनकार करे वहां वह ऐसे इनकार के लिए कारण लेखन द्वारा अभिलेखित करेगा और उनका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को देगा, सिवाय उस दशा में। इसको एक बार पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन को कौन सा सही है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी विहित रिपोर्ट प्रस्तुत ना करे। बी, यदि लोक नीति के आधार पर ऐसा करना पुलिस रिपोर्ट में वर्णित हो। सी, अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं है तो वह प्रकाशित नहीं करेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद 82, गलत कथन चुनिए। अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहाँ इनकार करेगा जहाँ की ऐसी अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि वह है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। किसी आर्म्स या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने, वहन करने में आर्म्स एक्ट द्वारा पिति सिद्ध है। सही है इसका जी। तो विकृत है, ये भी सही है। सी, लोक शांति या सुरक्षा के लिए, लोकक्षेम के लिए यह जरूरी है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या छांटना है? गलत कथन चुनिए। व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं, ये गलत है। इनकार नहीं कर सकता अनुज्ञापन प्राधिकारी, भैया हमें लाइसेंस नहीं देने, तुम्हारे कब्जे में प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारे नाम, ये उसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। 83, आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस की आस्तुति और नवीनीकरण का प्रावधान है? धारा 15 में नवीनीकरण के बारे में बताया गया है। धारा 13 में भैया आवेदन कराई बंदूक किलाने, और धारा 14 में अनुज्ञापन प्राधिकारी इनकार कर दे, और धारा 15 में पुनः नवीनीकरण किया जाता है और लाइसेंस दिया जाता है धारा 13 में 5 साल के लिए। 5 साल बाद बंदूक के लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना पड़ता है धारा 15 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84, आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। लाइसेंस का नवीनीकरण जिसने जारी किया है लाइसेंस वही उसका रिन्यूअल करेगा, यानी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा। सी ऑप्शन सही है, और धारा 15 में किया जाता है रिन्यूअल। 85, अग्निशास्त्र रखने के लिए किसी व्यक्ति को दिया गया लाइसेंस कब तक प्रभाव में रहता है? अगर आपको एक बार बंदूक का लाइसेंस मिल गया है तो वह लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा? 5 साल तक, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 साल। 86, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 के तहत फायरआर्म और गोला बारूद को प्राप्त करने और रखने के लिए जारी किए गए लाइसेंस की अवधि यदि वह पहले रद्द नहीं कर दिया जाता
तो कितनी हैं? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि हमने यह 86 नंबर का आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। कमेंट में बताइए कौन सा सही है। 87। आर्म्स एक्ट की धारा 3 के अधीन लाइसेंस यदि पहले ही निरस्त ना कर दी गई हो तो वह प्रवर्तन में बनी रहेगी 5 वर्ष तक। डी ऑप्शन होगा इसका। और 86 नंबर का आप जरूर कमेंट करें कौन सा सही है। इसके बाद 88। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 के अतिरिक्त अध्याय 2 के किसी अन्य उपबंधों के अधीन की लाइसेंस प्रवृत्त बनी रहेगी 5 वर्ष तक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 89। आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस के लिए फीस आदि का प्रावधान किया गया है? धारा 16 में लाइसेंस की फीस के बारे में प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 90। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत लाइसेंस में फेरफार, निलंबन, पिति संग्रहण का प्रावधान किया गया है धारा 17 में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 91। किसके द्वारा आर्म्स एक्ट के अधीन जारी की गई लाइसेंसियों को निलंबित या पिति संग्रहित किया जा सकता है? जिसने लाइसेंस जारी किया है वही उसको रिवोक कर सकता है, उसका सस्पेंशन कर सकता है, उसको निलंबित भी कर सकता है अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है 92। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर आपको असत्य बताना है। अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी लाइसेंस को निलंबित या उसको रिवोक कर सकता है। ए ऑप्शन लोक शांति की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे जब लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया हो। सी यदि लाइसेंस सही जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है। डी जब लाइसेंस का धारक विकृत हो। यह तीनों तो सही है लेकिन आपको बताना क्या है? असत्य। आप बताइए, आप सी ऑप्शन ही असत्य होगा इसमें, इसलिए सी सही है। 93। आर्म्स एक्ट की किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है? धारा 18 और अपील और 18। जब आप अपील बोलते हो तो 18 जैसी आवाज आती है। धारा 18 में अपील का प्रावधान है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 94। निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। इसमें आपको गलत बताना है। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। भैया धारा 18 में अपील का प्रावधान है और ये बोल रहा है नहीं है, यही इसका सही हो जाएगा। यह तीनों पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। धारा 18 में अपील होती है अगर अनुज्ञापन अधिकारी ने लाइसेंस देने से मना कर दिया है तो। 95। आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है धारा 19 में। बी ऑप्शन सही होगा। 96। किसी व्यक्ति से जो कोई आर्म्स या गोला बारूद वहन कर रहा है अपनी लाइसेंस पेश करने की मांग कर सकेगा। कोई पुलिस ऑफिसर कहेगा भैया अपना लाइसेंस पेश करो बंदूक का, या केंद्र सरकार द्वारा सशक्त कोई ऑफिसर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यह दोनों हैं, उपरोक्त दोनों। 97 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आर्म्स आदि के परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है? इसे संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्तियों की तलाशी लेने का प्रावधान किया गया है धारा 20 में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आर्म्स आदि का परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कौन कर सकता है? धारा 20 से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। गिरफ्तारी कौन कर सकता है? अगर संदेह है, कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोई लोक सेवक भी और कोई पुलिस ऑफिसर भी। इसलिए यह तीनों सही है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 99 निम्न में से कौन सा अधिकारी आर्म्स एक्ट 1959 के तहत संदिग्ध परिस्थितियों में परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर सकता है? कोई मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, धारा 20 में बताया गया है। पुलिस अधिकारी भी कर सकता है और रेलवे का अधिकारी भी कर सकता है। रेलवे पुलिस भी इसके अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है, यह तीनों, इसलिए इसका डी सही है। 100 आर्म्स एक्ट के तहत निक्षिप्त की गई और धारा 21(2) के अधीन उसमें निर्दिष्ट कालावधि के अंदर वापस ना ली गई, वैनित ना की गई सब चीज़ें जब्त हो जाएंगी। सब चीज़ें जब्त हो जाएंगी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21(3) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा जिसकी तामील निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि पर विहित रीति में की जाएगी, उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह सूचना की तामील से निम्नांकित में से कितने दिनों के अंदर हेतु दर्शित करे कि उस सूचना में स्पेसिफाई चीज़ें क्यों ना जब्त कर ली जाए। 45 दिन के अंदर, सॉरी इसका 45 दिन नहीं है, 30 दिन है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 102 आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत किस धारा में मजिस्ट्रेट गृह या परिसर की तलाशी ले सकता है? धारा 22 में, ए ऑप्शन सही है। 103 आर्म्स एक्ट 1959 की किस धारा के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट किसी आर्म्स या गोला बारूद की तलाशी और सीज कर सकता है? धारा 22 में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 फायरआर्म यानी कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 22 के अंतर्गत फायरआर्म शस्त्रों की तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट में निहित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 105 आर्म्स आदि के लिए जलयानों आदि की तलाशी कौन कर सकता है? कोई मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी और केंद्र सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य ऑफिसर भी। यह तीनों ऑफिसर जलयानों की तलाशी कर सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 106 निम्नांकित में से कौन किसी भी व्यक्ति के कब्जे में के
किन्हीं भी आयुध या किसी भी गोला बारूद के अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार आदेश दे सकता है। 107 विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आमसों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध का प्रावधान है धारा 24A में। ए ऑप्शन इसका सही है। 108 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 24B के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है। कोई ऐसा स्थान जो जनता द्वारा उपयोग में लाया जाता है, सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है। 24B में बगल में लेकर नहीं चलना है हथियार, इस प्रकार याद करवाया है। बी में बगल में लेकर नहीं चलना। बी कोई ऐसा स्थान जो जनता के किसी वर्ग द्वारा उपयोग के लिए खतरा हो। सी कोई ऐसा स्थान जो जनता या जनता के किसी वर्ग की पहुंच के अंतर्गत आता हो। यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 109 विक्षुब्ध क्षेत्रों में के सार्वजनिक स्थानों में या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध आदि का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24B। 110 आर्म्स एक्ट की धारा 5 के उल्लंघन में किसी आर्म्स या गोला बारूद के प्रयोग का अधिकतम दंड क्या है? अधिकतम दंड है 7 साल तक का कारावास, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 111 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 6 के उल्लंघन में किसी फायरआर्म की नाल को छोटी करेगा या नकली फायरआर्म को अग्नायुध में संपरिवर्तित करेगा तो वह दंडनीय होगा। वह दंडनीय होगा कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है और आजीवन कारावास तक, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग के वर्णन के किन्हीं आर्म्स या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा तो वह अधिकतम कारावास, जिसकी सजा आजीवन कारावास तक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आर्म्स या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, लेकर चलेगा, वह अधिकतम कारावास का भागी होगा। धारा 7 के उल्लंघन में, यानी कि ACP एक्विजिशन, कैरी करेगा और पोजीशन में रखेगा, यह तीनों शब्द आपको पकड़ने हैं। 14 वर्ष अधिकतम, न्यूनतम 7 वर्ष, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 114 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत धारा 25 में उल्लेखित धारा 7 के उल्लंघन की अधिकतम सजा जुर्माने सहित कितनी है? अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक है, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 115 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 के उल्लंघन में कोई अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, लेकर चलेगा, तो वह कारावास से
जिसकी अवधि हो सकेगी दंडनीय होगा। 2 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकता है। 116 बिना लाइसेंस के किसी फायरआर्म को लेकर चलने पर दंड कितना है? बिना लाइसेंस के लेकर चलते हो आप फायरआर्म को तो 3 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक और जुर्माना लगेगा। ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 117 आर्म्स एक्ट की धारा 25 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह 2002 के मामले में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा स्वयं की आंखों से देखे गए और चिकित्सा साक्ष्य से संपुष्टि अपराध के आधार पर की गई दोषसिद्धि को वैध और उचित माना है। ये ऑप्शन इसलिए इसका सही है। 118 जो कोई अपना नाम और पता देने के लिए धारा 19 के अधीन अपेक्षित होने पर ऐसा नाम और पता देने से इनकार करेगा या ऐसा नाम या पता देगा जो तत्पश्चात मिथ्या है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि हो सकेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास बंदूक है, किसी पुलिस वाले ने उसका नाम और पता पूछा तो वह बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम पता बताता है, नाम उसका मोहन है लेकिन नाम बताता है महात्मा गांधी, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि वह अपना नाम मिथ्या झूठा बताता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सजा होगी? ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक की सजा हो सकती है। इसलिए पुलिस अगर जो पूछती है आप बता दीजिए, आपसे नाम पूछती है तो आप अपना नाम बता दीजिए, इनकार मत कीजिए, नहीं तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है। 119 आर्म्स अधिनियम की धारा 22 के तहत होने वाली तलाशी के दौरान जो भी किसी हथियार का गोला बारूद को छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है तो उसे दंड के रूप में कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 120 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 4, 10 या 12 के उपबंध में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उपदर्शित होता है कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान के परिवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात ना हो और अधिकतम कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी। इसका सी ऑप्शन सही है। 121 आयुधों आदि के प्रयोग हेतु अधिकतम दंड का प्रावधान है। अधिकतम दंड मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है आर्म्स एक्ट की धारा 27(3) के तहत, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 122 जो कोई आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आर्म्स या गोला बारूद का प्रयोग करेगा तो है कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष तक हो सकेगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 123 जो कोई किसी आर्म्स या गोला बारूद को विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के आशय से अपने कब्जे में रखेगा
कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि हो सकेगी 7 वर्ष और जुर्माना और दोनों। सी ऑप्शन सही है। 124 आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत अधिकतम दंड जो एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, धारा 27 के तहत अधिकतम दंड एक व्यक्ति को दिया जा सकता है 5 वर्ष। इसलिए इसका 7 वर्ष है शायद, इसे आप देख लीजिए और कमेंट में बताइए। 125 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बिना वैध लाइसेंस के आर्म्स तथा गोला बारूद का निर्माण, विक्रय या प्रयोग करना अपराध है, जिसके लिए धारा 27(1) के अधीन अधिकतम दंड है 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 126 यदि कोई व्यक्ति किन्हीं प्रतिसिद्ध आर्म्स या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को प्रयोग में लाता है या आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 7 के उल्लंघन में कार्य करता है और ऐसे प्रयोग का कार्य परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वह आर्म्स एक्ट 1959 की किस धारा के अधीन मृत्यु दंड से दंडनीय होगा? 27(3). इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 127 सही उत्तर दीजिए। क्या कोई व्यक्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद कोई आर्म्स रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर वह कोई आर्म्स या हथियार अपने पास रखता है तो यह एक प्रकार का अपराध है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 128 बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना। जानते हुए आप अपने पास रखते हो बिना लाइसेंस का हथियार, आपको पता है इसका लाइसेंस नहीं है, तो आपको मात्र 3 साल की सजा होगी। इसलिए बिना लाइसेंस के हथियार रखो अपने घरों में। अगर पकड़ भी जाओगे तो क्या 3 साल बाद छूट कर भी आ जाओगे। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 ए अपने अधिपत्र में यानी कि अपने कब्जे में विधिपूर्ण लाइसेंस के अधीन आग्नेयास्त्र रखता है, यानी कि विधिपूर्ण है, किंतु उस अस्त्र को रखने का उसका उद्देश्य डकैती का अपराध है कि जो है नहीं कर पाता। उसका उद्देश्य था डकैती करने का। उसने कोई इनलीगल तरीके से कोई हथियार लिया, उसने अपने मन में ही सोच लिया हम डकैती करेंगे, लेकिन नहीं करी तो यह कोई अपराध नहीं है। अगर वह कर देता डकैती और किसी को मार देता तब उसको सजा होती। आर्म्स एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 130 कतिपय दशाओं में अग्नायुद्ध या नकली अग्नायुद्ध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 29 के तहत इसका डी ऑप्शन सही है। 131 जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरुद्ध करने या रोकने के आशय से किसी आर्म्स या नकली अग्नायुद्ध को किसी भी उपयोग में चाहे वह कैसा ही क्यों ना हो लाएगा या लाने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है। सी ऑप्शन सही है। 132 जो कोई
इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध किए जाने पर इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का पुनः दोष सिद्ध किया गया है वह दंडनीय होगा, उस अपराध के दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। अब देख लीजिए दुगना दंड कहाँ लिखा है। बी ऑप्शन में लिखा है दुगनी शास्ति, इसलिए बी ही सही है। 133 जो व्यक्ति धारा 7 के विरुद्ध आर्म्स या निरुद्ध गोला बारूद प्रयोग करता है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तब वह व्यक्ति कितने दंड का भागी होगा? वह मृत्यु दंड का भागी होगा। बी ऑप्शन सही है। 134 आदित्य किसी अन्य अनिल नामक व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी फायरआर्म या कोई भी अन्य आर्म्स जैसे विहित किए जाए या कोई गोला बारूद यह जानते हुए क्रय करता है कि ऐसा अन्य व्यक्ति आर्म्स एक्ट की धारा 5 के अधीन प्राधिकृत नहीं है। आदित्य जानता है अनिल से जो क्रय कर रहा है हथियार, धारा 5 में एमएस के बारे में बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सेल को प्रतिषेध किया गया है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आदित्य निम्न कारावास से दंडित किया जाएगा। उसे 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है क्योंकि वह जानता है। धारा 29 से यह पूछा गया है। 135 आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत उस व्यक्ति के लिए किस सजा का प्रावधान है जो जानते हुए लाइसेंस रहित व्यक्ति से आर्म्स इत्यादि क्रय करता है? 3 साल की सजा है केवल, धारा 29 में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 136 आर्म्स एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत लाइसेंस या नियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 30 में रूल और नियम के उल्लंघन करते हो तो दंड का प्रावधान किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 137 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 31 के तहत प्रावधान किया गया है। धारा 31 के तहत प्रावधान किया गया है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड दुगनी शास्ति। सी ऑप्शन सही है इसका। 138 आर्म्स एक्ट की धारा 31 प्रावधान करती है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड के बारे में। 139 जो कोई लाइसेंस की किसी शर्त का या इस एक्ट के किसी नियम का उल्लंघन करेगा तो वह कितनी राशि के जुर्माने से दंडित किया जाएगा? उसे 2000 रुपये की राशि से दंडित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है इसका। 140 यदि कोई व्यक्ति किसी आर्म्स या गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इस एक्ट के अधीन दोष सिद्ध किया जाए परंतु यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा समाप्त कर दी जाए तो वह अधिहरण का आदेश है जो शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन। 141 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत कंपनियों द्वारा अपराध? धारा 33 में बताया गया है। 3 की कंपनी हमने बनवाई थी आपको, इसलिए धारा 33 सही है। सी ऑप्शन। 142 जब भी आर्म्स एक्ट के तहत किसी अपराध के लिए एक कंपनी जिम्मेदार होती है तो इस तरह के अपराध के लिए किसे दोषी माना जाएगा? पूरी कंपनी के संचालन करने वाले को, प्रत्येक सदस्य को दोषी माना जाएगा। ये ऑप्शन सही है। 143 कोई भी आर्म्स या गोला बारूद सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में अंतर्विष्ट
किसी बात के होते हुए भी उस एक्ट की धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त भंडारण में किसकी मंजूरी के बिना निषिद्ध नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। डी ऑप्शन इसका सही है। 144 फायरआर्म के भंडारण की अनुमति दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। 145 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 35 में 35 और परिसर इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 अपराधों के बारे में निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तला देगा हर व्यक्ति जिसे अपराध किए जाने का ज्ञान है, इत्तला देगा। डी ऑप्शन। 147 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा के अधीन यह उपबंधित है कि इस एक्ट के अधीन हर अपराध संज्ञेय होगा। इसे धारा 38 में बताया गया है। 148 आर्म्स एक्ट के अधीन हर अपराध CRPC 1973 के अर्थ के अंदर, अब यहाँ पर BNSS 2023 कर लीजिए, धारा 38 में संज्ञेय होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 149 निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन बताना था। आर्म्स एक्ट के अधीन समस्त अपराध संज्ञान योग्य है, समस्त नहीं है। बी आर्म्स एक्ट के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय ट्रायल योग्य है। बी ऑप्शन इसका सही है। 150 आदित्य नामक व्यक्ति के कब्जे में बिना लाइसेंस के फायरआर्म बरामद किए जाते हैं। यानी कि आदित्य नाम का कोई लड़का है, उसके कब्जे में बिना लाइसेंस की बंदूक पाई जाती है। आदित्य के विरुद्ध किस अपराध का अभियोजन किसकी मंजूरी के बिना संसित नहीं किया जाएगा। अगर आदित्य नाम का कोई लड़का है, उसके कब्जे में आर्म्स एक्ट पाया जाता है, यानी कि कोई बंदूक है बिना लाइसेंस की मिलती है, तो अब किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी उसको जब्त करने के लिए। DM की, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी चाहिए, ना कि केंद्र सरकार की, क्योंकि जिला में DM ही होता है सबसे पावरफुल, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 151 क्या यह कहना सही है कि आर्म्स एक्ट की धारा 39 में उल्लेखित अभियोजन हेतु स्वीकृति आवश्यक है। इसका जो डी ऑप्शन है, धारा 25 1B से पठित धारा 3 के अधीन किसी भी अपराध हेतु, सही होगा डी ऑप्शन। 152 आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निम्न में से किसकी पूर्व स्वीकृति धारा 3 में निहित उपबंधों के उल्लंघन, जो कि आर्म्स या गोला बारूद के अर्जन और कब्जे को लाइसेंस से संबंधित है, अभियोजन के लिए आवश्यक है। DM की, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। 153 किसी भी व्यक्ति को विधि विरुद्ध फायरआर्म के अर्जन और पोजीशन के लिए तब तक अभियोजित नहीं किया जा सकेगा जब तक इसकी अनुमति निम्न अधिकारी से नहीं ली जाती, जिला मजिस्ट्रेट से
इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 154 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर अभियोजन संसिद्ध करने हेतु किसी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। डीएम की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 155 आर्म्स एक्ट की धारा 39 के अधीन अभियोजन हेतु स्वीकृति कौन प्रदान करता है? जिला मजिस्ट्रेट। और धारा 34 में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है और धारा 39 में डीएम की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद 156 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए ये अभियोजन किया गया था। धारा 27 में बताया गया है अगर आप आर्म्स एक्ट का उपयोग करते हो तो उसके बारे में दंड है, परंतु जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अभाव के कारण अभियोजन असफल हो गया था या बाद में मंजूरी प्राप्त करके उसका पुनः नवीन ट्रायल हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को ट्रायल के दौरान दोष मुक्त किया गया है तो नहीं हो सकता। ए ऑप्शन सही होगा इसका। 157 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए प्रावधान किया गया है? धारा 40 ओ सद्भावपूर्वक। हमने तो इस प्रकार याद किया है, आपको जैसा अच्छा लगे उस प्रकार याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन सही होना चाहिए। इसके बाद 158 कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी ऐसे बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित हो। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो सद्भाव में करता है उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। उसे संरक्षण दिया गया है धारा 40 में आर्म्स एक्ट की, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 159 आर्म्स एक्ट 1959 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत केंद्र सरकार को लोकहित में अधिनियम के उपबंधों में छूट देने की शक्ति प्राप्त है? धारा 41 में केंद्र सरकार छूट दे सकती है। 160 निम्न में से कौन आर्म्स अधिनियम 1959 के समस्त प्रावधानों या कुछ प्रावधानों को किसी क्षेत्र में लागू करने के मामले में छूट दे सकेगी या प्रत्याहृत कर सकेगी? इसका केंद्र सरकार सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। 161 फायरआर्म की गणना करने और ऐसी गणना हेतु सरकार के किसी भी ऑफिसर को सशक्त करने की शक्ति किस में है? इसे धारा 42 में बताया गया है। यह शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को। डी ऑप्शन इसका सही है। 162 आर्म्स अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वयन करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी? केंद्र सरकार नियम बनाती है। 163 आर्म्स एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत प्रत्यायोजन करने की शक्ति का प्रावधान है? आर्म्स एक्ट की धारा 43 में बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, यानी कि पावर को डेलीगेट करने के बारे में। 164 आर्म्स एक्ट की धारा 45 के तहत प्रावधान किया गया है। आर्म्स एक्ट की धारा 45 के तहत अधिनियम के अपवाद का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन। 165
आर्म्स अधिनियम के प्रावधानों के अपवाद निहित है धारा 45 में। इस प्रकार 165 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इसके सेकंड पार्ट में, जो आने वाले समय में 2026 में एडीपीओ का एग्जाम होगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 या 3 प्रश्न इसी एक्ट से पूछे जाते हैं, आर्म्स एक्ट से, इसलिए यह एक्ट और यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।